आखिर क्या कारण है कि दिल की सेहत अचानक एक दिन बिगड़ जाती है? 90% लोग अगर टाइम पे CPR और हॉस्पिटल के सामने पास नहीं होते हैं तो 90% लोग यूजुअली डेथ हो जाता है। सबसे कम उम्र आपने एक केस सुना हो कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हो गई? 26 के उम्र में मैंने हालांकि एक पेशेंट को देखा जिसको तीनों वेसल्स में ब्लॉकेजेस हैं। कि ठीक है, ऊपर से बॉडी बिल्डिंग तो कर ली बट अंदर से वो वाकई स्वस्थ है या नहीं है? आजकल मैंने कई केस देखे कि जिम में ही कोलैप्स हो गए बंदे करते करते वर्कआउट करते करते। लोग क्या ले रहे हैं जिम में जो गलत? दे आर यूजिंग फैट बर्निंग स्टिमुलेट या दे आर यूजिंग HGH, दे आर यूजिंग ड्रग्स जो कि उनके हार्ट को अफेक्ट करता है। अभी हमने सुना शेफाली जरीवाला के बारे में। प्रिस्क्रिप्शन से कई गुना ज़्यादा जब डोजेस लिए जाते हैं द हार्ट स्टार्ट्स ऑल्सो बिकमिंग थिक। आपके ऑर्गन्स भी बड़े हो जाते हैं, इवन इट्स ऑन योर चिन। ज़्यादा रिस्क पर कौन होते हैं, पुरुष या महिलाएं? पुरुष। 15-16 साल के बच्चे भी जिम जा रहे हैं। जिम जाना है तो सप्लीमेंट लेना है, तो इसके बिना बॉडी नहीं बनता है, वो कंप्लीट मिथ है। सप्लीमेंट का नाम भी सप्लीमेंट इसलिए पड़ा है क्योंकि आप जो चीज़ नेचुरल डाइट से नहीं ले सकते हो तो देन यू शिफ्ट ऑन सप्लीमेंट। अभी शेफाली के केस में बार बार आ रहा है एंटी एजिंग मेडिसिन। अब ये क्या हो सकता है जिसकी वजह से डेथ हो सकती है कार्डियक अरेस्ट? कुछ फैट बर्नर केमिकल्स होते हैं, कुछ एपेटाइट सप्रेसर्स होते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स में कैफीन लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं सप्लीमेंटेशन में, तो वो अचानक हार्ट रेट को ऊपर नीचे कर सकता है। दैट कैन देन कॉज कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक अरेस्ट। वीट पी के जिम करना इज वेरी हार्मफुल बिकॉज ये 100% आपके हार्ट रेट को एलिवेट करेगा जिससे कि आप कोलैप्स होने के चांसेस हैं। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं तो बहुत थोड़ी सी लेता हूँ। हाउ डू यू डिफाइन दैट? 1-2 ग्लास रेड वाइन इन अ मंथ इज ऑल राइट, और once in 2-3 weeks is okay। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतरस, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। दिल, जिस पर शायरों ने शेर कहे तो कवियों ने नए नए रस गढ़े, जिसकी धड़कनों की गति मेडिकल साइंस में एक स्टडी है तो जिसका बंद होना दार्शनिकों के लिए एक दर्शन, जिसके लिए योग से लेकर जिम तक और आयुर्वेद से लेकर नेचुरोपैथी तक सब उपाय हमारे पास हैं। बावजूद इसके इन दिनों हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट से मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले एक खास उम्र के बाद कुछ खास बीमारियों की वजह से ऐसा होता था, लेकिन अब कम उम्र में भी ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसमें आम लोगों से लेकर हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान देने वाले सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं। इसके कारणों पर बहुत बातें होती हैं, कभी वैक्सीन को लेकर तो कभी अलग अलग हार्मोन ट्रीटमेंट्स को लेकर, कभी एंटी एजिंग इंजेक्शंस तो कभी लॉन्ग कोविड इफेक्ट्स। न्यूज़ रिपोर्ट्स के हिसाब से 2020 के बाद से 40 से कम उम्र के लोगों में 50% हार्ट अटैक के ही मामले हैं। आखिर क्या कारण है कि दिल की सेहत अचानक एक दिन बिगड़ जाती है? एक अच्छे भले दिन के गुजरते गुजरते सीने में उठा दर्द जिंदगी के आखिरी पलों में बदल जाता है। लाइफस्टाइल है या इसके पीछे कोई और वजह है, जैसे स्ट्रेस या कुछ और एक्सपेरिमेंट्स जो नेचर के खिलाफ हैं? दिल की धमनियों के पीछे छिपे राज को हम जानेंगे आज के बतरस में, और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। डॉक्टर निरंजन हिरेमठ, जो कि सीनियर कंसल्टेंट एंड सर्जिकल लीड हैं कार्डियक सर्जरी इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और नंदन सिंह जी हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, बॉडी बिल्डर हैं, मैराथन रनर भी हैं, तो हेल्थ से जुड़े सारे सवालों और सारी पहेलियों के जवाब मुझे लगता है इनके पास हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद। डॉक्टर निरंजन, सबसे पहले मैं बहुत एक बेसिक सवाल से शुरू करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ आजकल हम लोग आम बोलचाल की भाषा में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों को कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। क्या ये दोनों चीज़ें सेम है या अलग है? ये दोनों बहुत अलग हैं। कार्डियक अरेस्ट वो होता है जब दिल की धड़कन अचानक रुक जाता है, और वो रुकने का कारण कई होते हैं, जैसे अगर खून के नसों में ब्लॉकेजेस हो जाए, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हम बोलते हैं, या कोई एरिथमियाज हो जाए, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है हार्ट का, वो अगर डिस्टर्बेंस हो जाए उसका, और अचानक इफेक्टिव पंपिंग जो बंद हो जाता है अचानक, तो उससे कोई भी आदमी कोलैप्स हो सकते हैं या सडन डेथ हो सकता है। ये है कार्डियक अरेस्ट। ये कार्डियक अरेस्ट। और एक और ऑफ कोर्स कंडीशन होता है जो यंग एथलीट्स और जिम गोअर्स में कभी कभी अनडायग्नोस्ड हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, HOCM हम बोलते हैं, जहाँ पे दिल के जो मसल होते हैं, दिल और कुछ नहीं, सिर्फ एक बैग ऑफ मसल होता है, तो वो हाइपरट्रोफी या मोटा हो जाता है। अच्छा। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन दैट इज़ वन ऑफ द कॉमन रीजंस जहाँ पे स्पोर्ट्स के दौरान या कोई स्ट्रेस के दौरान अचानक कोलैप्स हो जाते हैं। वेयर एज हार्ट अटैक में
अटैक इसलिए बोलते हैं, वैसे ब्रेन अटैक भी बोलते हैं, जब हार्ट के खून के नसों में कोई भी अचानक ब्लॉकेज हो जाए, चाहे बड़े खून के नस हो या छोटे खून के नस हो, उसके ऊपर तो उसको हार्ट अटैक हम बोलते हैं, या तो माइनर या मेजर। माइनर जब छोटे में होते हैं, छोटे ब्लड वेसल्स में होते हैं, और मेजर जब अचानक एक काफ़ी सिग्निफिकेंट हिस्सा, जैसे 40% हार्ट का हिस्सा अगर अफेक्ट हो जाता है, खून वहाँ पे पहुँचना बंद हो जाता है, और उस सेगमेंट जो हार्ट का सेगमेंट होता है वो काम करना बंद कर देता है, उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। अच्छा। हाँ, और हार्ट अटैक में कम से कम 70% लोग अगर टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो उनको बचा लिया जा सकता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट 90% लोग अगर टाइम पे सीपीआर और हॉस्पिटल के सामने पास नहीं होते हैं तो 90% लोग यूजुअली डेथ हो जाता है। बचाने का तरीका वही होता है जैसे हम लोग कहते हैं भाई अवेयरनेस के लिए सबको सीपीआर देना आना बिल्कुल। चाहिए, तो दोनों में ही चाहे हार्ट अटैक हो चाहे कार्डियक अरेस्ट हो, Correct। सीपीआर देकर बचाने की उसका चांसेस होती सिंपल हैं। मैं अगर एक सेंटेंस में बताना चाहता हूँ, हार्ट एक पंप है, जब पंप बंद हो जाता है तो हम बाहर से पंप करते हैं, सिंपल, इसीलिए सीपीआर करते हैं। तो अब जैसे जो मैंने कहा कि हम लोग कभी भी कह देते हैं अरे उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई, अरे उसकी कार्डियक अरेस्ट से हो गई, हमें कैसे समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली डेथ की वजह क्या थी, कि क्या किसी को पता चल सकता है? जब तक डॉक्टर या हॉस्पिटल डायग्नोज नहीं करते हैं, या पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स या कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड्स के तहत हम अगर पता नहीं लगा देते हैं कि ये हार्ट अटैक था या कोई और बीमारी थी, तब तक हम जस्ट कार्डियक अरेस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली हार्ट रुक जाता है, चाहे कोई भी कारण हो। तो कार्डियक अरेस्ट हम बोल सकते हैं, लेकिन जब तक कारण पता नहीं होता है उसको लेबल करना मुश्किल है कि ये हार्ट अटैक था या कोई और प्रॉब्लम था। ठीक है, अब आप दोनों से, जो कि अब ये परेशानी अब किसी से छुपी नहीं है, हर दिन मैं सच बताऊं आपको, मीडिया जिस इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करती हूँ, हर दूसरे दिन हम देख रहे हैं, और कोई 30 साल के नौजवान की डेथ हो गई, तो हम लोग हमेशा बात करते हैं हमारी इंडस्ट्री में स्ट्रेस है क्या, लेकिन हर इंडस्ट्री में स्ट्रेस है, सॉफ्टवेयर में भी है। तो ये हार्ट अटैक, ये जो अब मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूँ, हार्ट अटैक बोलूँ या कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, लेट्स टेक टू कार्डियक अरेस्ट, जो इतनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, एज अ डॉक्टर और एज अ फिटनेस एक्सपर्ट आपकी अपनी राय है, क्यों हो रहा है ये? आजकल हम भी अग्री करते हैं, पिछले 20-25 साल से हमारा लाइफस्टाइल फास्ट हो गया, लेकिन हम बहुत सेडेंट्री हो गए हैं। मतलब हम फिजिकली उतना एक्टिव नहीं रहे जितना हम पहले होते थे। जब हम लोग बच्चे थे तो वी यूज टू गो आउट टू प्ले, बाहर जाते थे, बहुत खेल कूद करते थे। आजकल क्या है कि चाइल्डहुड से ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल शुरू हो जाता है, घर पे ही रह जाते हैं, बाहर स्पोर्ट्स बहुत कम लोग खेलने में इंटरेस्ट रखते हैं, एंड वो अडल्टहुड में भी चला जाता है। तो एक होता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कम से कम 50% इंडियंस सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, 50%। और हमारा ओबेसिटी रेट, मोटापा के रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले होता था 25 से 30%, अब हम ऑलमोस्ट 45% तक पहुँच गए। पहले बाहर खाना खाने का और जंक का तो इतना चलन था और ही वो नहीं। तीसरा रीज़न है कि हम खाने पे ध्यान नहीं देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये हमारा लाइफस्टाइल की बात है, और ये हम कई सालों से हम अक्यूमुलेट करके आते हैं। इसके ऊपर स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, ये वो सब ऐड होके, अगर आपका ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री है या और कोई बीमारी है तो वो एग्रीवेट होके यंग एज में ये सब देखने को मिलता है। कितनी सबसे कम उम्र आपने एक केस सुना हो कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हो गई? 22-25 में भी हो जाता है। आजकल 30 उम्र में मैं ब्लॉकेजेस देख रहा हूँ। 26 के उम्र में मैंने हालांकि एक पेशेंट को देखा जिसको तीनों वेसल्स में ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन वो उनका स्मोकिंग का हिस्ट्री था। तो ऐसे रिस्क फैक्टर्स तो होते हैं, अगर हम प्रोब करके देखें तो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये रिस्क फैक्टर्स यूजुअली रिपोर्ट नहीं होते हैं, सिर्फ डेथ रिपोर्ट होता है। वही इस पे आऊंगी मैं, रिस्क फैक्टर्स पे, और क्या हमें कभी कोई एक वार्निंग साइंस बॉडी देती होगी, क्योंकि हमें लगता है अरे अच्छा भला तो था, अचानक डेथ हो गई क्या, बट वो क्या वाकई अचानक होती है? बट नंदन, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आप जिम में हैं, आप क्या देख रहे हैं इस समय ट्रेंड लोगों की हेल्थ को लेकर, कि ठीक है ऊपर से बॉडी बिल्डिंग तो कर ली, बट अंदर से वो वाकई स्वस्थ है या नहीं है? तो जैसे कि आई एम रनिंग ए जिम, तो मेरे पास कोई आता है बंदा, मेरे को देख के बोलता है कि मुझे ऐसा बिल्डअप करना है। हमें कम से कम 8-10 साल हो गए इस फील्ड में ना, और ये दिस इज़ नॉट ए वेरी फास्ट प्रोसेस, ओवरनाइट नहीं हो सकता। ओवरनाइट नहीं होता, ये आराम से है, यू कैन डू इट। और
आराम से प्रोग्रेसिव ओवरलोड दे के ये बिल्डअप होता है, तो उनको 3 महीने बॉडी चाहिए। अगर हम मना कर देते हैं, मैंने कहा दिस इज़ नॉट ए शॉर्टकट, ये शॉर्टकट नहीं है, आप इसको टाइम देना पड़ेगा। बट फिर वो दूसरी जिम में जाते हैं, दे स्विच द जिम, और वहाँ पे दे आर यूजिंग, क्या कर रहे हैं लोग? दे आर यूजिंग फैट बर्निंग स्टिमुलेट, या दे आर यूजिंग HGH, दे आर यूजिंग ड्रग्स जो कि उनके हार्ट को अफेक्ट करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ। हमें ऐसा लगता है कि देखो कितना फिट बंदा था, कितना द बॉडी वाज सो गुड। आजकल मैंने कई केस देखे कि जिम में ही कोलैप्स हो गए बंदे, करते करते वर्कआउट करते करते। बट इसके पीछे का रीज़न ये है कि मान लो सपोज वर्कआउट कर रहा है, कोलैप्स हो रहा है, और वो बोलता है कि मैं तो खाली प्रोटीन पीता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बैकवर्ड क्या ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है, हमें नहीं पता है। बट आप बताइए ना, क्या ले रहे हैं लोग एक्चुअली, मतलब आपकी जानकारी में के हिसाब से लोग क्या ले रहे हैं जिम में जो गलत? मतलब वो ऐसे ड्रग्स यूज़ करते हैं जो कि बैन है इंडिया में, जो कि बैन है इंडिया में, जो कि आपके हार्ट को अफेक्ट करता है। जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल, स्टेरॉइड्स ही ले लीजिए, बहुत कॉमन स्टेरॉइड सप्लीमेंटेशन होता है इंडिया में, और स्टेरॉइड्स के इफ़ेक्ट्स ये होते हैं, अगर लो डोज में लिया जाए या थोड़े समय के लिए लिया जाए, फिर भी हम उसके आफ्टर इफेक्ट से करेक्ट वो बच सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन स्टीरॉयड अब्यूज़ जो हम बोलते हैं, मतलब कई गुना ज़्यादा, प्रिस्क्रिप्शन से कई गुना ज़्यादा जब डोजेस लिए जाते हैं, द हार्ट स्टार्ट्स ऑल्सो बिकमिंग थिक, उसको हाइपरट्रोफी होता है हार्ट का भी। लाइक दे आर यूजिंग HGH, तो HGH का एक मेन साइड इफेक्ट उसका है, अगर आप उसको अब्यूज़ करते हो तो आपका हार्ट भी बड़ा हो जाता है, आपके ऑर्गन्स भी बड़े हो जाते हैं, इवन इट्स ऑन योर चिन। ऐसा नहीं कि जब हार्ट हाइपरट्रोफी होता है तो वो स्ट्रांग होता है, वो एक्चुअली वीक होता है, बिकॉज द इफेक्टिव पंपिंग कैपेसिटी जो हार्ट का होता है वो ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाता है। तो हार्ट का फंक्शन अगर मान लीजिए 60%, 60% हम बोलते हैं इंजेक्शन फ्रैक्शन, वो कम हो सकता है, वो 40% हो सकता है, 30% हो सकता है, और उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स वही होते हैं, हार्ट फंक्शन कम हो जाता है, किडनी पे असर पड़ता है, फिर लंग्स पे असर पड़ता है, एंड इवेंचुअली कॉजेज सडन डेथ। एक आपके अमेरिकन बॉडी बिल्डर थे, हाँ। तो ऑन एन एवरेज उनका हार्ट एक ह्यूमन से 1.5 से 2 गुना बड़ा मिला जब उनकी डेथ हुई, जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई। तो ऑन एन एवरेज उसका जो हमारा जो भी साइज है उससे 2 गुना यस वो अब्यूज था HGH का। सो दीज आर सम ऑफ द सप्लीमेंट्स। द अदर थिंग, आपने बोला कि जिम में अचानक डेथ होते हैं, कभी कभी लोग ये जिम जब स्टार्ट करते हैं या कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, हमें ग्रेजुअली स्टार्ट करना चाहिए, जैसे इन्होंने बताया था, तो प्रोग्रेसिव लोड डालना चाहिए। बट लेकिन क्योंकि लोगों को शॉर्ट ड्यूरेशन में रिजल्ट्स चाहिए, वो अचानक हैवी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करने लग जाते हैं। मतलब ट्रेडमिल में कभी मान लो पूरा सेडेंट्री रहे, कोई वॉक भी नहीं करते रहे, लेकिन जिम ज्वाइन कर दिया, हमने पैसे दिए तो हमें जिम करना है, तो 1 घंटे 1.5 घंटे ट्रेडमिल पे दौड़ लिया, सो दैट इज सडन लोड ऑन द हार्ट। तो दोज सिचुएशंस आर ऑल्सो डेंजरस। तो एक सही गाइडेंस के साथ अगर लोग करते हैं, या ऐसे जिम एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स से मिल के पूरा क्लियरेंस लेके जब करते हैं, वो सेफ होता है। अब हम लोग ना 2-3 फैक्टर्स देखते हैं। एक होता है कि बार बार, हालांकि होता यह है कि जब किसी सेलिब्रिटी की मौत होती है तो वो मुद्दा सडनली लाइमलाइट में ज़्यादा आ जाता है। अभी हमने सुना शेफाली जरीवाला के बारे में, लेकिन हम लगातार आजकल तो हर कुछ महीनों में एक सेलिब्रिटी डेथ की खबर बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट आ रही है। उसके बाद आते हैं कुछ वीडियोस जहां हम देख रहे हैं बहुत बिल्कुल गांव में कोई आता है कि वो एक युवक है, वो शादी में डांस कर रहा था या रामलीला पे बस स्टेज पे खड़े हैं, अचानक कोलैप्स कर गए। लेडी संगीत में कोई डांस कर रहा है, वो आम लोग हैं, हमें उनकी लाइफस्टाइल नहीं, मतलब हमें ऐसा अंदाजा हम लगा रहे हैं कि वो स्टेरॉइड्स और ये सब तो नहीं कर रहे होंगे, फिर वो क्या कर रहे हैं। फिर तीसरा हो गया विमेन हेल्थ, मुझे लगता है एक ज़रूर हम लोग डॉक्टर साहब आज डिस्कस करना चाहेंगे, और उसके बाद आ गए बच्चे और युवा। तो सबसे पहले हम सेलिब्रिटीज़ की लाइफस्टाइल समझने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है और सेलिब्रिटी सिर्फ ये नहीं कि मुंबई में बॉलीवुड या सब, आजकल आप देखिए दिल्ली में भी जो बड़े बड़े जिम्स में जा रहे हैं लोग, क्योंकि सोशल मीडिया ने तो सबको सेलिब्रिटी बना दिया ना, इन्फ्लुएंसर्स को भी सेलिब्रिटी बना दिया है। व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स? जैसे इन्होंने बताया अभी कि कई सारे सप्लीमेंट्स ऐसे इंडिया में इजीली मिल जाते हैं जो बाहर बैंड है, उनमें बैंड सब्सटेंसेस होते हैं दैट कैन कॉज सडन फॉल इन शुगर लेवल्स, सडन हार्ट अटैक्स के रिस्क्स होते हैं उसके, और कई सारे सप्लीमेंट्स उन सब इफ़ेक्ट्स को नज़रअंदाज करके लोग लेते हैं।
सो आई एम नॉट श्योर इफ़ एवरीथिंग जो लोग ले रहे हैं या सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ ले रहे हैं वो रेगुलेटेड है कि नहीं, और कितने लोग डॉक्टर के पास जाके पहले क्लियरेंस लेके फिर वो लेते हैं। बहुत कम। मेरे पास तो आज तक कोई नहीं आया कि सर डॉक्टर साहब मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, क्या मेरा हार्ट ठीक है। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। आपने बोला कि टियर 2 सिटीज़ या मतलब छोटे कस्बों में, गांव में, तो वो जो वीडियोस देखते हैं, एक है हर आजकल मोबाइल कैमरास बहुत है तो कैप्चर हो जाता है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं होते थे, पहले भी होते थे, लेकिन अभी ऑब्वियसली इंसिडेंस बढ़ गया है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि उनका रिस्क फैक्टर्स हमें पता नहीं है। जैसे टोबैको अब्यूज़ बहुत होता है, चूइंग ऑफ टोबैको छोटे शहरों में बहुत होता है, और वहाँ पे बीड़ी जो पीते हैं लोग, उसका भी इंसिडेंस काफ़ी हाई होता है वहाँ पे। तो वी डोंट नो कि ये जो भी ज़्यादातर क्या होता है, तम्बाकू को हम ओरल कैंसर से और बीड़ी को हम लंग्स से जोड़ देते हैं ना, बट नहीं, लेकिन स्मोकिंग हैज़ एन इफेक्ट थ्रू आउट द बॉडी, ऊपर सिर से लेके पैर तक वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन कर वो गिरा देता है। Exactly. जैसे इट इनडायरेक्टली अफेक्ट योर ब्लड सर्कुलेशन। तो इन सब कारणों के तहत वी सी अ लॉट ऑफ डेथ्स, यंग डेथ्स आजकल। सो ऐसा नहीं कि दे आर इम्यून, वहाँ पे अलग रीजंस हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबको समझना चाहिए कि एक जेनेटिक फैक्टर और हेरिडिटरी फैक्टर होता है। अगर फैमिली में यंग सडन डेथ्स हुए हैं या माँ बाप या भाई बहन में कोई कार्डियक डिजीज़ेस हैं, वो हमें भी आ सकते हैं। उसके इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। एंड किसी के भी परिवार में अगर ऐसे कार्डियक डिजीज़ का हिस्ट्री है तो वी हैव टू इमीडिएटली गेट इट चेक्ड। ज़्यादा रिस्क पर कौन होते हैं, पुरुष या महिलाएं? 40 उम्र तक पुरुष 3 गुना ज़्यादा रिस्क होता है महिलाओं को कंपेयर किए हुए। कार्डियक अरेस्ट। हाँ, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है महिलाओं का, दे आर काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन। लेकिन जब वो मेनोपॉज के बाद जो होता है, ईस्ट्रोजन लेवल्स काफ़ी घट जाते हैं, उसके बाद इट रिवर्सेस। द विमेन आर 3 times more prone to getting a heart attack। 3 गुना ज़्यादा उनका चांसेस होते हैं 40-50 के ऊपर हार्ट अटैक्स होने के। तो ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर महिलाओं में कम होता है। महिलाओं का इंसिडेंस जो होता है हार्ट अटैक का, वो 40-50 के ऊपर बढ़ जाता है, अचानक कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, अब यंगस्टर्स और बच्चों की बात करूं तो मैं आजकल देख रही हूं कि 15-16 साल के बच्चे भी जिम जा रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। अभी मुझे मेरी भतीजी ने कहा कि अरे वो मेरे सब फ्रेंड्स जिम जा रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं, तुमको अभी जिम नहीं जाना है, ये एज नहीं है। तो क्या ये सही है जो बहुत यंग बच्चों को सोशल मीडिया की वजह से ना बहुत अच्छा देखने का एक जो वो हो गया है, हाँ, तो ये कितना नुकसान पहुंचा रहा है यंगस्टर्स को? नहीं, अगर वो प्रॉपर गाइडेंस से कर रहे थे देन ये कोई हार्म नहीं कर रहा है उनको। लाइक एक प्रॉपर वो शेड्यूल होता है। लाइक आपको सबसे पहले वार्म अप करना है टू इंक्रीज योर हार्ट रेट। आफ्टर दैट आपको फिर स्ट्रेचिंग करनी है, फिर मेन वर्कआउट करना है, फिर कूल डाउन करना है। ये प्रॉपर कस्टमाइजेशन होता है वर्कआउट करने का। लेकिन आजकल के बच्चों को सीधा वर्कआउट करना है। पहली बात ये बताइए नंदन जी, बच्चों का जिम जाना सही है या कोई एक उम्र तो होगी ना कि आफ्टर 14 और 15 ईयर्स के बाद यस जा सकता है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अब आफ्टर 14-15 ईयर्स के बाद यू कैन डू वर्कआउट। बट आपको प्रॉपर गाइडेंस मेन। आप इसमें एग्री करेंगे 14-15 साल के बच्चों का जिम जाना? आई थिंक इट्स ओके। वो देयर आर हर तरीके के एक्सरसाइजेस होते हैं। जो 14 to 18 का एज ग्रुप होता है उसमें इंटेंसिटी या क्या बोलते हैं ओवरवेट और या ओवरलोडिंग नहीं करते हैं, बट दे कैन डू बॉडी वेट एक्सरसाइजेस। ऐसे एक्चुअली इट इज़ मोर बेनिफिशियल अगर यंग एज में वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कीवर्ड है नेचुरल एक्सरसाइज। हाँ, जैसे हम लोग बात करते बाहर खेलने जाते थे हम लोग, ये नेचुरल एक्सरसाइज हमें मेंटेन करना चाहिए। मतलब आजकल स्पेशली इंडिया में ऐसे लोग समझते हैं कि जिम जाना है तो सप्लीमेंट लेना है और इसके बिना बॉडी नहीं बनता है। वो कंप्लीट मिथ है। वो एक्चुअली जो हम अगर घर का खाना हम थोड़ा प्रोटीन बढ़ा के हम खाते हैं, जो प्रोटीन चाहे चिकन फिश एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अगर ये ठीक से डाइट हम मेंटेन करके करते हैं, दिस इज़ मोर देन इनफ।
तो प्रॉब्लम जिम जाना नहीं है, प्रॉब्लम उसके साथ जो बच्चे लेना शुरू कर देते हैं वो प्रॉब्लम है। सप्लीमेंट का नाम ही सप्लीमेंट इसलिए पड़ा है क्योंकि आप जो चीज़ नेचुरल डाइट से नहीं ले सकते हो, तो देन यू शिफ्ट ऑन सप्लीमेंट। अगर आप नेचुरल डाइट से वो चीज़ें ले रहे हो, लाइक यू आर टेकिंग इनफ प्रोटीन फॉर योर नेचुरल डाइट, देन यू आर टेकिंग सप्लीमेंट। एक और फैक्ट भी मैं बताता हूँ कि बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर सबको बॉडी बिल्डर जैसे दिखना है, सबको मॉडल जैसे दिखना है, स्पेशली टीनेज ईयर्स में वो पीयर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो दे लुक फॉर शॉर्टकट्स एंड ये बहुत रैम्पेंट है। इंडिया में भी है, बाहर भी है कि सोशल मीडिया जो प्रेशर डालता है तो उसके वजह से अब्यूज़ स्टार्ट हो जाता है, सप्लीमेंटल अब्यूज़। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम विथ टीनेज बॉडी बिल्डिंग। ठीक है। अच्छा, एक आजकल मुझे ज़रूर इस बारे में बात करनी है, ओजेम्पिक, एक दवाई या जो भी आप कहें ड्रग इतना ज़्यादा हो गया कि सारे सेलिब्रिटीज़ वेट लॉस के लिए, अब लोगों को लग रहा है कि बस वजन कम करना है, हालांकि बहुत महंगा होता है, मेरे ख्याल से सब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, बट क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हार्ट पर होते हैं, इस तरह की चीज़ों के, जो आप चाहे अपनी उम्र कम दिखाने के लिए या वजन कम करने के लिए आर्टिफिशियल तरीक़ों से जो ड्रग्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इनका कितना नुकसान है? सी, ओजेम्पिक इज़ अ ट्रेड नेम। सेमाग्लूटाइड करके एक हार्मोनल और मॉलिक्यूल आता है बेसिकली, कि इट रेगुलेट्स एपेटाइट एंड ये यूजुअली डायबिटीज़ के लिए बनाया गया था और ये कई ट्रेड नेम से जाना जाता है, हालांकि ओजेम्पिक इज सबसे पॉपुलर है। तो ये बेसिकली एपेटाइट को सप्रेस करके कुछ रिसेप्टर्स पे काम करके हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को थोड़ा बढ़ाता है और स्पाइकिंग ऑफ इंसुलिन जो होता है उसको रेगुलेट करता है, और एपेटाइट कम करने से कैलोरिक इनटेक कम होता है। इन सब चीज़ों के कारण हमारे बॉडी वेट लॉस होता है, लेकिन ये रिलेटिवली नया ड्रग है, मतलब इसका लॉन्ग टर्म स्टडीज़ नहीं हुए हैं। मेडिकल फील्ड में जो भी ड्रग्स आते हैं वो कई तरह के क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू जाके अब फिर अप्रूव होते हैं। अभी ये सिर्फ इनिशियल क्लिनिकल ट्रायल्स होके अप्रूव हो गया है हालांकि, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमें पता नहीं है। कुछ स्टडीज़ फार्मा ड्रिवन भी हो सकते हैं, तो उसकी वजह से वी आर नॉट श्योर कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हैं। तो ये डायरेक्टली हार्ट पे असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ये अभी तक क्लियर नहीं है। हालांकि सडन वेट लॉस जो होता है और सडन डिक्रीज इन कैलोरिक इनटेक कैन अफेक्ट ब्लड प्रेशर या अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस, और वो हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट कॉज कर सकता है। अभी शेफाली के केस में बार बार आ रहा है एंटी एजिंग मेडिसिन। अब ये क्या हो सकता है जिसकी वजह से डेथ हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट? ऐसी कोई दवाई है, तो ऐसा कुछ है जो लोग ले रहे हैं? नहीं, एंटी एजिंग मतलब जो रेगुलर सप्लीमेंटेशन जैसे ग्लूटाथियोन और विटामिन सी वगैरह लेते हैं, वो ऐसे डायरेक्ट कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक्स कॉज नहीं करते हैं। लेकिन कुछ फैट बर्नर केमिकल्स होते हैं, कुछ एपेटाइट सप्रेसर्स होते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स में कैफीन लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं सप्लीमेंटेशन में, तो वो अचानक हार्ट रेट को ऊपर नीचे कर सकता है। दैट कैन देन कॉज कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक अरेस्ट। लेकिन सेलिब्रिटी डेथ्स में हमें पूरी रीज़न पता नहीं होता है, पोस्टमार्टम हुआ नहीं होता है। जो भी हम रिपोर्ट करते हैं या हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, वी हैव टू ऑलवेज हैव एविडेंस। एविडेंस के बिना हम 100% नहीं बोल सकते कि इसी कारण हुआ है। मरने के कई कारण हो सकते हैं और सबके मेडिकल रिस्क फैक्टर्स और लाइफस्टाइल अलग होता है, तो जब तक ये सब हम नहीं जानते हैं तो कमेंट करना, लेकिन हमारे यहाँ मतलब हाँ सब सच सामने भी नहीं आता। बिल्कुल। अल्कोहल अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़, ये आप लोग अपने आसपास देखते होंगे, और उसके साथ ये सब आर्टिफिशियल तरीके अच्छा दिखने के, ये कितना डेडली कॉम्बिनेशन है खासकर युवाओं में और सेलिब्रिटीज़ में? ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये आपका 90% ऊपर आपके हार्ट को अफेक्ट करेगा, जिससे कि और ड्रग्स बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं आजकल। हाँ, वो एक दूसरे को देख के कि मुझे भी ऐसा होना है, और आजकल इंस्टाग्राम पे इतने ट्रेंडिंग चल रहे हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा होना है, तो मुझे फिर दे गो फॉर स्टडी। आजकल कुछ ऐसे AI ऐप आ गई हैं कि वहाँ पे सबके बारे में स्टडी करते हैं, और फिर वो अपने आप में ट्रेनर है, वो अपने आप में डाइटिशियन है। नहीं, बट ये जो और जो वीड और इस तरह का जो नशा जो बच्चे और युवा कर रहे हैं, इसका, और ये करके अगर जिम में आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, ऐसा कोई आपने केस देखा, कोई आप शेयर कर सकते हैं इंसिडेंट की ड्रग अब्यूज़ हो रहा है? वीड पी के जिम करना इज वेरी हार्मफुल, बिकॉज ये 100% आपके
हार्ट रेट को एलिवेट करेगा, जिससे कि आप कोलैप्स होने के चांसेस हैं। ऐसा हो रहा है, लेकिन क्या कैसा लेकिन मैंने ऐसे केस देखा नहीं, बट हाँ स्टडी बोलती है, ये स्टडी कहती है कि हाँ डोंट डू दैट। सर्टेन ड्रग अब्यूजेस कैन कॉज लो बीपी हो सकता है, अचानक लो बीपी हो सकता है, या अचानक हाई बीपी भी हो सकता है। और जैसे मैंने कहा कि अगर एग्जाम्पल दूं, एओर्टिक एन्यूरिज्म्स हम बोलते हैं, जो महाधमनी का फूलना बोलते हैं, एन्यूरिज्म बोलते हैं, या ब्रेन एन्यूरिज्म भी हो सकता है। जब अचानक बीपी ऊपर बढ़ जाता है तो ये रप्चर हो सकते हैं, विच कैन कॉज सडन डेथ। तो ऑल दीज ड्रग अब्यूज ऑफ एनी सॉर्ट डायरेक्टली अफेक्ट्स द हार्ट एंड ब्लड प्रेशर एंड द हार्ट रेट। सो एक जेनेटिक तो जो है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अगर पेरेंट्स में किसी का हार्ट वीक रहा है या कोई हिस्ट्री है हार्ट इशू की, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा जो आप कह रहे हो मेन है कि लाइफस्टाइल, कि हम एक्टिव नहीं हैं या घर पर बैठे हुए हैं, या हम उल्टा सीधा जंक खा रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, एंड उसके बाद ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज, या फिर इस तरह के कुछ ये तो हो गए ड्रग्स में, या फिर कुछ इस तरह के गलत चीज़ें जो पतला होने के लिए या यंग दिखने के लिए ले रहे हैं। इसके अलावा कोई और फैक्टर जो आजकल, स्ट्रेस? सी इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस के नाम पे आजकल सब कुछ घर बैठे बैठे मिल जाता है। हम मार्केट नहीं जाते हैं, ना हम बाहर टहलने जाते हैं, और एनवायरमेंटल रीजंस, पोल्यूशन बढ़ गया है, और हमारे जो कार्सिनोजेनिक एडिटिव्स होते हैं फूड में, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह, वो भी बढ़ गए हैं। तो प्रोसेस चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं। तो ये तो हो गया आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स और जो हम खाते हैं। और इसके साथ साथ स्ट्रेस लेवल्स जब बढ़ते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल लेवल काफ़ी हाई होता है, और ये डायरेक्टली हार्ट और कोलेस्ट्रॉल, मेटाबॉलिज्म और ब्लड प्रेशर, इन सब पे डायरेक्ट असर होता है। तो अब जैसे जो हम लोगों ने पहली बात की डॉक्टर साहब, कि ऐसा नहीं होता कि हम कहते हैं अचानक उसकी कार्डियक अरेस्ट, उसकी डेथ हो गई, ऐसा नहीं होता। कोई ना कोई वार्निंग्स मेरा शरीर भी मुझे दे रहा होगा, आपका भी, सबकी बॉडीज कोई सिग्नल एक देती हैं। करेक्ट। एक तो ये, और दूसरा कि कितनी बार कभी ऐसा होता है कि कोई सिग्नल नहीं था, अचानक हो गया। पहले तो ये जानना चाहूंगी। और दूसरा, अगर अचानक नहीं है तो कौन कौन से सिग्नल्स हैं जिनको हम शायद इग्नोर कर देते हैं, अगर उनको ध्यान दिया जाए तो कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा? एक दो हफ्ते या एक महीने से अगर कोई सडनली टायर्डनेस थोड़ा ज़्यादा ही फील कर रहे हैं, या उनके कभी कभी ऑन एंड ऑफ चेस्ट पेन हो रहा है, कभी कभी हम एसिडिटी के नाम पे उसको भूल जाते हैं। लेकिन मैं ऐसे कई केसेस जानता हूँ जहाँ पे पेट में दर्द या चेस्ट में दर्द होता है, तो वो एक्चुअली हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं, और मैंने देखा भी है। और जो टाइम पे पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल दिखाने के लिए, वो डिटेक्ट होके ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग उसको ओवरलुक कर देते हैं, तो जाते नहीं हैं, और वो अचानक कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, या मैसिव हार्ट अटैक होके कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। सो वार्निंग साइंस सटली आते हैं। अगर थोड़ा सा भी वार्निंग साइंस आ जाते हैं, घर का रेमेडीज़ हम हालांकि फर्स्ट एड कुछ ले सकते हैं, लेकिन ट्राई टू गो टू द हॉस्पिटल और किसी डॉक्टर से क्लियरेंस लेना इम्पॉर्टेंट है। ये जो सेल्फ अवेयरनेस होता है कि मुझे अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मुझे कुछ अगर, और आजकल जो IT लाइफस्टाइल हो या कोई भी प्रोफेशनल लाइफस्टाइल, नॉट जस्ट वन, स्मोकिंग का इंसिडेंस बढ़ गया है, अल्कोहल इंटेक बढ़ गया है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, सिर्फ बाहर का खाना, हाई कैलोरिक फूड इंटेक होता है, दीज आर ऑल इंग्रेडिएंट्स फॉर हार्ट अटैक्स। और जैसे हम ब्लड टेस्ट कराते हैं या ECG कराने, चलिए ECG तो एक बिल्कुल अलग हो गया, बट नॉर्मल ब्लड टेस्ट लोग साल 6 महीने में एक बार करा ही लेते हैं। कौन कौन से मार्कर्स हैं जो हमें टेस्ट कराने चाहिए अपने हार्ट की फंक्शनिंग को देखने के लिए? ECG यूजुअली अक्यूट प्रॉब्लम्स, जैसे अभी जब हार्ट अटैक हो रहा है या होने वाला है तब दिखता है ECG में, और उसके लिए तो हॉस्पिटल ही जाना है, वो घर पर नहीं। और सिर्फ ECG एक बार ECG कर लिया, उससे कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है। लेकिन एक बैटरी ऑफ टेस्ट हम बोलते हैं, जैसे एक सेट होते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट हो सकता है, मतलब ट्रेडमिल पे हम हार्ट पे लोड पड़ के डाल के ट्रेडमिल पे चला के प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके फिर ECG में चेंजेस दिखने लगते हैं। तो जब अंडर स्ट्रेस आपका हार्ट कैसे काम करता है वो हम देखते हैं उसमें।
कभी स्ट्रेस एको होता है, मतलब अल्ट्रासाउंड करते हैं हम हार्ट के, और हार्ट के चेम्बर्स और फंक्शंस और वाल्व सब देखते हैं, उसमें भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। और कुछ मार्कर्स होते हैं, जैसे लाइपोप्रोटीन लेवल्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के HDL LDL लेवल्स होते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं, जिनके अबनॉर्मल या डीरेंज लेवल्स होते हैं उनमें हार्ट अटैक के रिस्क कई गुना ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि उनको 100% होता है, ये किसी को भी हो सकता है, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो बहुत सालों से स्मोकिंग भी कर रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी हाई हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ लकी हैं, ऐसा नहीं कि वो इम्यून है। तो दीज आर जस्ट सम ऑफ द मार्कर्स। ये 100% प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन एक दो स्टडीज़ ऐसे भी आए हैं जैसे वेस्ट सर्कम्फ्रेंस से जुड़े हैं, लाइक इफ़ इट इज़ 36 प्लस, जो एवरेज इंडियन मेल का अगर वेस्ट उससे ज़्यादा है तो हार्ट अटैक का रिस्क 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज़्यादा होता है। सो मतलब सेंट्रल ओबेसिटी के से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है हार्ट अटैक का रिस्क। कोई आप लोग अपना कोई भी एक्सपीरियंस विथ योर पेशेंट और अ क्लाइंट कोई शेयर करना चाहेंगे जहां आपको एकदम मतलब आपके लिए एक अनबिलीवेबल वो था या ये शॉकिंग था कि ये क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी का, कैसे कैसी लाइफस्टाइल है, क्या कर लिया आपने हार्ट का? बिल्कुल, मैं एक कैंप के लिए गया था और एक 36 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन आए थे मेरे पास, बहुत ही बिजी थे। 36 ईयर, हाँ 36 ईयर ओल्ड, और ऑब्वियसली ही वाज नॉट वेरी फिट, लेकिन इतना ज़्यादा मोटा भी नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे पे वो स्ट्रेस लेवल दिख रहा था। तो मैंने बीपी चेक किया, उनका 160/100 था, नॉर्मल होता है 120/80, इनका 160/100 था। उनका शुगर लेवल देखा, उनका 6 महीने का शुगर लेवल बहुत ही हाई था, और उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बढ़े हुए थे। ये तो मतलब जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिटिंग डक फॉर हार्ट अटैक, मतलब ये वेट कर रहे हैं हार्ट अटैक होने का। और मैंने बोला देखो, यू हैव टू गेट योर हार्ट चेक्ड सबसे पहले, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स ऑलरेडी दिख रहे हैं मुझे। ये इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है, मतलब इमीडिएट डिटेक्ट करना, इमीडिएट एक्शन होता है। उनको नहीं करना था, उन्होंने बोला ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, मैं थोड़ा स्ट्रेस कम लूँगा, और वो निकल गए। उसके बाद उनका क्या हुआ वो मुझे पता नहीं, लेकिन और एक और केस 27 ईयर ओल्ड एक व्यक्ति आया था मेरे पास, जिसके अपने फ्रेंड के गुजरने के कारण यंग एज में वो आया था चेकअप कराने के लिए। अच्छा। तो मैंने सारे टेस्ट कराए, ट्रेडमिल टेस्ट कराए, ट्रेडमिल टेस्ट में चेंजेस आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई ब्लॉकेजेस चल रहा है उसमें। और जब मैंने बताया कि मुझे दिख रहे हैं ट्रेडमिल टेस्ट में पॉजिटिव है आपका, ये एक बार CT कोरोनरी एंजियोग्राम करना इम्पॉर्टेंट है, एक बार देख लेना चाहिए, वो डर गए और भाग गए। मतलब उनको नहीं करना था। ही थॉट आई वॉज एग्जैजरेटिंग, उनको लगा कि मैं कुछ, तो या तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेस्ट कराओ, टेस्ट करने के बाद डॉक्टर पे भरोसा रखो, और अगर हम कुछ बोलते हैं फर्दर कुछ करना चाहिए तो उसको करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, लोगों को पता होता है फिर भी नहीं करते हैं। एक और कंसर्न है एक्चुअली टेस्ट में, तो कई बार क्या होता है आजकल ये एक बहुत वो बनता जा रहा है ना कि डॉक्टर्स बहुत महंगे महंगे टेस्ट करा देते हैं अस्पताल, तो लोग डरने लगे कि अब कौन टेस्ट कराए इतना, क्योंकि टेस्ट भी है ऐसे। पहले नहीं होते थे इंडिया में, इतना टेक्नोलॉजी नहीं होता था, अब एक टेक्नोलॉजी है, मशीनें हैं, डॉक्टर्स इतने क्वालिफाइड हैं, तो ऑब्वियसली कॉस्ट तो बढ़ता ही है। बट एक सवाल मेरा आप दोनों से है, कोविड के बाद ज़्यादा हुआ, और हम लोग, मैं पर्सनली से लोगों को जानती हूँ कि वो किसी रनर ग्रुप में हैं, साइकिलिस्ट हैं, तो जो हम लोग कह रहे हैं ना कि जितना हम लाइफस्टाइल फैक्टर्स डिस्कस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था उनके साथ। वो अच्छा हेल्दी खाना खा रहे थे, वो अल्कोहल और सिगरेट का भी मिसयूज़ नहीं, मतलब ओवर यूज़ अब्यूज़ नहीं कर रहे थे, सुबह दौड़ने जा रहे थे, सब कुछ अच्छा था। और अचानक साइकिलिंग से आया, मैंने तो बहुत लोग सुने रिसेंट ईयर्स में तो कि बस आए, साइकिलिंग करके आए, कोलैप्स कर गए, डेथ हो गई, दौड़ के आए, डेथ हो गई। ये क्यों हो रहा है? ये इसका सारा ब्लेम जा रहा है कि या तो कोविड-19 की वजह से है या कोविड-19 की वैक्सीन की वजह से। आप लोगों का अपना इस पर क्या इंटरप्रिटेशन है? कोविड इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ है। कोविड के बाद ऑब्वियसली डेथ रेट बढ़ गया है, क्योंकि एनीबडी हुज हैड सीरियस कोविड इन्फेक्शन, मतलब जिनको मतलब 10-15 दिन तक बहुत सीरियस बीमारी था, जिनको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट था, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, उनमें कम से कम 30% रिस्क बढ़ जाता है हार्ट अटैक्स के। और ये जो इंडिया में हम सब जानते हैं कि कोविड का जो इफ़ेक्ट था वो बहुत
ज़्यादा था, वन ऑफ द हाईएस्ट था पूरे दुनिया में। सो कोविड के वजह से एक कोरोनरी ब्लॉकेजेस बढ़ते हैं, मतलब आर्टरीज जो होते हैं, खून के नसें होते हैं, उसमें ब्लॉकेजेस का इंसिडेंस बढ़ जाता है, और दूसरा हार्ट मसल का ही इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये अभी नहीं होता है, जब कोविड था तब हुआ होता है, और वो इफेक्ट अब तक कुछ लोगों में रहता है और देखने को भी मिलता है। इसीलिए इवन इफ लाइफस्टाइल इज गुड, अगर उनका कोई सीरियस कोविड इन्फेक्शन हुआ था, उनके घर में हुआ था, या अगर वो एडमिट हुए थे, तो उनके काफ़ी हाई हार्ट अटैक का रिस्क हो सकता है। ऐसा नहीं कि साइकिलिंग नहीं करना चाहिए, या ये जैसे एक हफ्ता 10 दिन कुछ महीनों तक उन्होंने साइकिलिंग नहीं किया, लेकिन अचानक जाके 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर साइकिलिंग कर दिया, तो अचानक लोडिंग जो होता है हार्ट पे, उसको अवॉइड करना चाहिए, प्रोग्रेसिवली करना चाहिए। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर स्लोली, थोड़ा हार्ट रेट को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहना चाहिए। आजकल स्मार्ट वॉचेस हैं हमारे पास, हमारा जो हर किसी का मैक्स हार्ट रेट होता है। यंगर एज ग्रुप में 180 तक होता है, फिर 170 तक होता है, और 50 के बाद 160 150 तक होता है। कम से कम उससे 60% 70% हार्ट रेट मेंटेन करेंगे तो काफ़ी है। लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज या मॉडरेट इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये तो मतलब आप ये कह रहे हैं कोविड-19 की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, वैक्सीन का, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग, सारा इल्ज़ाम एक्चुअली वैक्सीन पर जा रहा है, बहुत देखिए पब्लिक ओपिनियन है। वैक्सीन का मैं आज बताना चाहता हूँ, 2-3 चीज़ें हैं। सारे वैक्सीन जो मार्केट में अवेलेबल, सबके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। 0.1%, 0.01% ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं, जो इवन ट्राइड एंड टेस्टेड वैक्सीन हैं। जो भी हम मेडिसिन लेते हैं, सबके रिस्क होते हैं, सब में एलर्जिक रिएक्शन या कार्डियक अरेस्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कोविड वैक्सीन वाज नॉट एन एक्सेप्शन। उसके इंसिडेंट्स इतने हाई नहीं थे कि सारे कोविड वैक्सीन से मर रहे हैं, वो गलत है। वो एक्चुअली उसका रिस्क सिर्फ 0.1% और उससे भी कम था। अच्छा। और दूसरी बात है, कोविड एक इमरजेंसी सिचुएशन था, जहाँ पे लोग कोविड इन्फेक्शन से मर रहे थे, तो देयर वाज नो टाइम फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। किसी को जब बनाते हैं वैक्सीन, किसी को पता नहीं होता है कि इस वैक्सीन से ये कुछ हो सकता है, क्योंकि उस इमरजेंसी सिचुएशन में वो एक रिस्क हम एक्सेप्ट करके बनाते हैं, ठीक है। सो कोविड वैक्सीन से कई ज़िंदगी बच गए और कई लोग ठीक हो गए, और सीरियस कोविड इन्फेक्शन को उन्होंने प्रिवेंट किया। लेकिन ऑब्वियसली कुछ डेथ्स भी हुए, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोविड वैक्सीन से शायद नहीं जुड़ा है या जुड़ा है। तो ये बोलना मुश्किल है, एक ही चीज़ को ब्लेम करना मुश्किल है कि नहीं इसी की वजह से हुआ है, वो गलत है। ठीक है, कमिंग बैक टू द सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल, तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से या इंस्टाग्राम पे हम जिन सेलिब्रिटीज़ को देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी बॉडी है, या जो विमेन सेलिब्रिटीज़ हैं बहुत कितनी सुंदर दिख रही हैं, देखो इनकी तो एक भी झुर्री नहीं पड़ी है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छे कोई एग्जाम्पल्स हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छी लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं तो ठीक है, बट द काइंड ऑफ ड्रग्स वो लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी नकल करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि यंगस्टर्स जो आते हैं जिम में, उनको सबको लगता है कि मैं इसकी तरह, इस एक्टर की तरह, उसकी तरह बन जाऊं? यस, उनका एक एग्जांपल सेट होता है कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, बट लेकिन एक टाइम फ्रेम होता है। ये नहीं कि आप 1-2 महीने में वो अचीव कर लोगे, टाइम लगता है इसको, कम से कम आपको 1-2 साल इसको देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आफ्टर दैट रिजल्ट्स आएंगे, बट वो 3 महीने 4 महीने में। अच्छा, जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, Yes. ये तो जिम में सबसे ज़्यादा कॉमन होता Yes, है, yes. इनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं या ये पूरी तरह से सेफ है? प्रोटीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है इवन, बट वो नहीं, प्रोटीन का नहीं, मतलब सप्लीमेंट्स जो आप पाउडर जो लेते हैं। हाँ, नहीं, सप्लीमेंट्स में आपको बहुत कुछ आ गया। लेकिन अब ओनली फॉर प्रोटीन बोलोगे तो प्रोटीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बॉडी को नीड होती है प्रोटीन की। मान लो हम वर्कआउट कर रहे हैं, नहीं, एक होता है नेचुरल प्रोटीन जो घर में हम कुछ खा रहे हैं, लेकिन ये जो प्रोटीन पाउडर्स और ये सब जो जिम जाने वाले लोग होते हैं, ये जो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इज दैट ओके? वो हेल्दी है ना, प्रोटीन इज हेल्दी, अच्छा। बट कहाँ से आ रहा है, कहाँ से वो हो रहा है, ये मैटर करेगा आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोटीन पाउडर जो कमर्शियली अवेलेबल है, नॉट ऑल ऑफ देम, इनफैक्ट नन ऑफ देम आर FDA अप्रूव्ड या हमारे FSSAI अप्रूव्ड, ये अप्रूव्ड नहीं है। तो इसमें अनरेगुलेटेड मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स, थिकनर्स, इमल्सिफायर्स डाले जाते हैं। That was my question. ओके, प्रोटीन सिर्फ एक आइसोलेटेड प्रोटीन एक कंपोनेंट होता है, उसके साथ 10-15 और एडिटिव्स होते हैं, और ये एडिटिव्स अनरेगुलेटेड होते हैं, और
सारे ब्रांड्स, कुछ ब्रांड्स, अगर एक रिसेंटली आई थिंक 2-3 साल पहले एक यूट्यूबर ने टेस्ट किया था सारे अवेलेबल कमर्शियल प्रोटीन ब्रांड्स को। उसमें जो बताया जाता है लेबल पे, जैसे 25% 25 ग्राम प्रोटीन होता है एक स्कूप में, उसमें से आउट ऑफ 10 सप्लीमेंट्स 8 में प्रोटीन का मात्रा कम और एडिटिव्स का मात्रा ज़्यादा था। और उसका और ये है यूट्यूब असर पे आपकी है। बॉडी पर? बिल्कुल, ये कार्सिनोजेंस हैं, ये हार्ट अटैक डायरेक्टली कॉज कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होता है, फैटनिंग होता है और शुगर लेवल स्पाइक होता है। इसमें ये कुछ सप्लीमेंट्स में शुगर तो बहुत ज़्यादा होता है, जितने हमारे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में होता है, उतना शुगर होता है इन सप्लीमेंट्स में। और जो यंग लोगों में डायबिटीज़ होता है या यंग अडल्ट्स में अगर डायबिटीज़ शुरू हो रहा है, ये इंसुलिन स्पाइक करता है और ये शुगर लेवल्स भी स्पाइक करता है। All these are, you know, unregulated and dangerous things. अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ है जो हम बहुत हमारे बिलीफ से जुड़ी है और किसी की सलाह पे भी मुझे नहीं लगता कोई अपना बिलीफ चेंज करेगा, लेकिन फिर भी इन टर्म्स ऑफ हार्ट हेल्थ, वेजिटेरियन डाइट, नॉन वेजिटेरियन डाइट, अब आजकल तो वीगन और क्या क्या हो गए, आप किस तरह की डाइट को बेस्ट मानते हो? ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन वेज इज़ बेटर या वेज इज़ बेटर। क्योंकि हम बहुत सालों ये एक इम्प्रेशन बनाया गया कि नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा हेल्दी होते हैं। सी यूजुअली कोई भी चीज़ मॉडरेशन में जब हम खाते हैं, वेदर इट्स नॉन वेज या वेजिटेरियन, दे आर ऑल बेनिफिशियल। इनफैक्ट नॉन वेजिटेरियन डाइट हैज़ स्लाइटली हायर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन हमारे बॉडी के एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो हमारे लुक्स से लेके, स्किन से लेके हमारे बोन्स और मसल्स तक काम करता है और हमारा ब्रेन को भी शार्प रखता है। सो एक्चुअली वेजिटेरियन डाइट में, स्पेशली इंडियन डाइट में, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन कम होते हैं। लेकिन नॉन वेजिटेरियन डाइट, ये कैसे नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं वो मैटर करता है। जैसे अगर रोज़ हम रेड मीट खा रहे हैं तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब हार्ट पे डायरेक्ट वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स और मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ता है। लेकिन अगर वाइट मीट जैसे चिकन, फिश, उसको ग्रिल करके खा रहे हैं, उसको हेल्दी तरीके से खा रहे हैं, ना कि फ्राइड आइटम्स, वो सब हम अगर हटाएंगे तो उसके एक्चुअली अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं। कोई भी डाइट जो होता है, जो हम फैट डाइट्स बोलते हैं, इट्स बेटर, ऐसा नहीं कि सारे हार्मफुल है, लेकिन उसको रेगुलेटेड करके हमें स्टार्ट करना चाहिए। पहले डॉक्टर से मिलके पूरे ब्लड टेस्ट करके, हार्ट का चेकअप करके, फिर कोई भी डाइट हमें स्टार्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, इंटरनेशनली मतलब ग्लोबली कोई डेटा हमारे पास है कि हार्ट, इन टर्म्स ऑफ हार्ट हेल्थ, हमारा देश दूसरे देशों के कंपैरिजन में कहाँ, वेयर डू वी स्टैंड, कितने खराब या कितने अच्छे? ग्लोबली हार्ट रिलेटेड डेथ्स इज नंबर 1 इंडिया इन ग्लोबल। अच्छा, वैसे हार्ट हार्ट डेथ इज नंबर 1। और हम ऑलरेडी डायबिटिक कैपिटल है, मतलब हमारे डायबिटीज़ का इंसिडेंस सबसे ज़्यादा है दुनिया में। तो डायबिटीज़ एंड हार्ट अटैक्स आर डायरेक्टली लिंक्ड। तो वी आर ऑलमोस्ट देयर। आई थिंक वी आर सेकेंड और थर्ड इन। मुझे लगता है वी शुड वेक अप नाउ बिफोर इट्स टू बिल्कुल। लेट। और पैनिक मत कीजिए, घबराइए मत, लेकिन जाग जाइए, जितनी जल्दी होगा उतना अच्छा होगा। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने खाने पीने का, अपनी लाइफस्टाइल का, तनाव कम लीजिए, नींद, मेरे ख्याल से हमने स्लीप पर उतनी बात नहीं की, बट स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर हार्ट हेल्थ। इट इज़ लाइक रिचार्जिंग आवर मोबाइल फोन्स। अगर हम सिर्फ 80% 90% मोबाइल को हम रिचार्ज करते हैं तो अगले दिन पूरे दिन यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे स्लीप भी हमारा वैसा ही है। हम खाने से ज़्यादा स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइफ बाकी सब चीज़ों के मुकाबला स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हमारे बॉडी में रिपेयर होता है, जो भी हमारा इन्फ्लेमेशन होता है और जो हमारे हार्मोनल बैलेंस होता है, वो सब स्लीप से जुड़ा हुआ है। तो जितना हम हेल्दी स्लीप, ये चाहे 6 घंटे का हो या 8 घंटे का, लेकिन क्वालिटी स्लीप होना चाहिए। और जितना हमारा रेगुलर स्लीप साइकिल होता है उतना हम हेल्दी रहते हैं। हाल ही में डॉक्टर साहब ने इंटरनेशनल योग डे मनाया है। योग का आप लोग कितना कंट्रीब्यूशन मानते हैं कि एक हार्ट को हेल्दी रखने में हम अगर योग करें या प्राणायाम वगैरह, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है? आई थिंक वो सबसे इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव चीज़ है। योगा से क्या होता है कि हमारे ब्रीदिंग पे असर पड़ता है, हमारा ब्रीदिंग इम्प्रूव होता है और हमारे स्केलेटल मसल हमारे बोन्स पे वो असर होता है, हार्मोनल लेवल्स पे असर करता है। क्योंकि ये सारे जो पूरा, अगर हम योगा की प्रैक्टिस देखें तो
दे हैव डिफरेंट एक्सरसाइजेज, डिफरेंट फॉर्म्स जो अलग अलग चीज़ों पे असर पड़ता है। तो हमारे एंजाइटी लेवल्स कम होते हैं, स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, हमारे मसल स्ट्रांग होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, हमारे ब्रीदिंग पैटर्न्स चेंज होते हैं, अच्छे होते हैं, और इससे ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो हम बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका हार्ट का पंपिंग, ब्रीदिंग, ये सब कई गुना ठीक हो जाता सो है। यू वुड हाईली रेकमेंड कि Highly योगा recommend. सब लोग करें एटलीस्ट घर में, जो Any form of एक्सरसाइज करने नहीं जा activity, रहे बाहर। 45 minutes, any form of activity या 10,000 steps. अच्छा 10,000 स्टेप्स आप This is the advocate mantra. करते हैं। किसी भी क्वांटिटी में अल्कोहल, जैसे कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं तो बहुत थोड़ी सी लेता हूँ, हाउ डू यू डिफाइन दैट? वो थोड़ी जो होता है सबके डिक्शनरी में अलग होता है उसका डेफिनेशन। तो मैं एज अ डॉक्टर मैं प्रिस्क्राइब तो नहीं कर सकता, हालांकि कुछ स्टडीज़ हैं कि रेड वाइन इज़ ओके एंड ऑल दैट, लेकिन कितना फ्रीक्वेंटली कितना ले सकते हैं वो थोड़ा बताना मुश्किल है। देखिए क्या होता है कि कुछ वीडियोस सामने आ जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि कैसे किसी की अचानक सडन डेथ जिसको हम कहते हैं, सेलिब्रिटीज़ की मौत की खबर आती है, हम ज़्यादा हिल जाते हैं, लेकिन सिर्फ शॉक में आ जाना कि अरे ऐसा कैसे हो गया, 2 दिन डिस्कस कर लिया, दोस्तों से सब जगह बात कर ली, हम जब जैसा मैं लगातार कह रही हूँ अपने बहुत सारे कॉलीग्स, अपने सहयोगियों की कार्डियक अरेस्ट से डेथ की बात कर रहे हैं, बात करते हैं, उसके बाद हम सब भूल जाते हैं। अगले दिन हमारी अपनी लाइफस्टाइल वैसी ही चलती रहती है, मैं उतना ही तनाव लेती हूँ जितना एक दिन पहले ले रही थी, हमारा खान पान, हमारी लाइफस्टाइल, किसी भी चीज़ में हम बदलाव नहीं लेते। मुझे लगता है कि इस समय अब वो समय आ गया है कि अगर हमें कुछ सीखना है, मतलब जो भी हम अपने आसपास होता देख रहे हैं उससे डरना नहीं है, लेकिन सीखना है और जागना है। लेकिन चलते चलते अगर आप हमारे सारे व्यूअर्स को कोई सलाह देना चाहेंगे अपनी तरफ से कि क्या क्या चीज़ों का उनके अपने खान पान में, लाइफस्टाइल में, एक्सरसाइजिंग में ध्यान रखना बिल्कुल। चाहिए, तो क्या होगा? मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सलाह ये है कि आप जितना हो सके उतना एक्टिव रहिए। जितना आप वॉक और रन या जिम या एक्सरसाइज करते हैं उतना आप फिट रहेंगे और उतना आपके बॉडी में जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सब कम हो जाते हैं काफ़ी हद तक। तो बी एक्टिव, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज मेक नेचुरल चॉइसेस जितना हो सके। ड्रग्स का इस्तेमाल मत करिए, गो फॉर नेचुरल चीज़ें। हमारे मार्केट में काफ़ी नेचुरल चीज़ें अवेलेबल है। टेक दिस टाइप ऑफ सप्लीमेंट्स, डोंट गो फॉर बैड सप्लीमेंट्स, हार्मफुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर निरंजन और नंदन सिंह जी, आप आए। और मैं बार बार हमारे व्यूअर्स से यही कहूँगी कि जितनी बातें यहाँ हुई हैं सब ध्यान से सुनिए। अगर कोई भी ये जो ख़राब बातें जो हुई हैं अगर आपकी लाइफस्टाइल में वो कुछ भी है तो उसको दूर करने की कोशिश कीजिए और अच्छी लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश कीजिए, ताकि हम सब अपने अपने हार्ट को, अपने दिल को सुरक्षित महफूज रख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।